हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, सब कुछ बिल्कुल फ्री, ओनली एट learnerhub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं द मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, हम यहां पर डिस्कस करेंगे इसी सेशन में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की पहली प्रॉब्लम के साथ, और वो है प्रॉब्लम नंबर 1। आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इसको ध्यान से समझते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन कहता है अ ब्लड ग्रुप विच डज नॉट हैव एनी एंटीजन बट पोजेस बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज इज। एक ऐसा ब्लड ग्रुप पहचानो इन सभी में से, ऑप्शंस में दे रखे हैं कि उस ब्लड ग्रुप में पाए जाने वाले जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, बट उनके ब्लड ग्रुप के जो ब्लड है उसमें आपको प्लाज्मा में दोनों ही टाइप की एंटीबॉडीज, बोले तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही पाई जा रही हैं। तो कौन सा होगा भाई वो ब्लड ग्रुप? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ओ ब्लड ग्रुप, ऑप्शन बी ए ब्लड ग्रुप, या फिर ऑप्शन सी ए बी, या फिर ऑप्शन डी द बी ब्लड ग्रुप। सो आप सभी को वो टेबल याद आ रही होगी ना, हमने ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पढ़ा था। तो याद होगा आप सभी को ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग में हमने एक चीज स्टडी की थी कि किसी भी इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है वो डिटरमिन होता है कि उनकी आरबीसीज पे किस टाइप के एंटीजन्स प्रेजेंट है। तो मैं ना यहाँ पर आपको 4 कंडीशन दिखा देता हूँ, ये आपके आरबीसीज बना रहा हूँ, ठीक है। ये है 3rd आरबीसी आपके लिए, और चौथे के लिए जगह मेरे पास है नहीं तो यहाँ बना देता हूँ। चलो इमेजिन करो, अगर इन आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए लगा है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चों? द ब्लड ग्रुप ओवर हियर वुड बी ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। और पर्सन के जो प्लाज्मा होगा उसके अंदर जो आपको एंटीबॉडी मिलेगी वो ए के ऑपोजिट यानी कि बी एंटीबॉडी मिलेगी, राइट? समझ में आ रही है कि नहीं? अब पर्सन के अगर आरबीसी पे बी ब्लड ग्रुप है, सॉरी बी एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप होगा बी और एंटीबॉडी जो इसके प्लाज्मा में पाई जाएगी दैट वुड बी ए। बट इमेजिन करो अगर इस आरबीसी पे दोनों ही टाइप के एंटीजन्स लगे हों तो पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा ए बी, और यहाँ पर सिंस दोनों ही टाइप के एंटीजन्स पाए जाते हैं तो उनके अगेंस्ट काम करने वाली कोई भी एंटीबॉडी ए और बी नहीं पाई जाएगी। तो यहाँ पर नो एंटीबॉडी वुड बी फाइंड, सो नील, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ये वाली कंडीशन देखो, इस आरबीसी पे इसके सरफेस के ऊपर कोई भी यहाँ पर एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप होना चाहिए ओ ब्लड ग्रुप, जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है। देखो डज नॉट हैव एनी एंटीजन, और इसकी जो प्लाज्मा होगा उसमें क्योंकि यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों ही एंटीजन्स के अगेंस्ट काम करने वाली ए एंड बी एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। तो इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर होगा इन दिस केस वो कौन सा होगा? इट मस्ट बी ऑप्शन ए द ओ ब्लड ग्रुप। आई होप ये क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, अब हमारे सामने है प्रॉब्लम 2। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। मैच्योर ह्यूमन आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएट, मतलब विदाउट न्यूक्लियस। Which of the following statements is or are appropriate explanation for this feature? तो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखी है रिगार्डिंग कि आरबीसीज ई न्यूक्लिएट क्यों होते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है इस फैक्ट के लिए कि आरबीसीज के पास न्यूक्लियस एब्सेंट क्यों होता है। ऑप्शंस हैं या फिर स्टेटमेंट्स हैं। दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, क्या आरबीसीज को रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती है? या फिर सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दे आर सोमैटिक सेल्स, मतलब ये बॉडी सेल्स हैं, इस वजह से इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। या फिर दे डू नॉट नीड टू मेटाबोलाइज, या इनको कोई मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब आरबीसीज के अंदर कोई भी रिएक्शंस नहीं हो रही होती हैं जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बॉडी की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। ओके, सो क्या ये एक पॉसिबल रीज़न है? या फिर द फोर्थ वन, ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कि आरबीसीज के अंदर की जितनी भी स्पेस है वो सारी अवेलेबल रहे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, क्या इस वजह से न्यूक्लियस की एब्सेंस मिलती है आरबीसीज में? तो बताओ इन 4 स्टेटमेंट में से कौन कौन से वो करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है फॉर द फैक्ट कि आरबीसीज में न्यूक्लियस क्यों नहीं पाया जाता। सो आप सभी को एक बात याद होगी बच्चों, हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि आरबीसीज के अंदर आपको क्या कंडीशंस मिलती हैं। आरबीसीज के अंदर आपको न्यूक्लियस इसलिए नहीं मिलता है ताकि अंदर की, याद रखो हम यहाँ पर मैच्योर ह्यूमन आरबीसीज की बात करते हैं,
जो इमेच्योर आरबीसीज होते हैं उनके पास स्टार्टिंग में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, बट जो मैच्योर ह्यूमन आरबीसीज होते हैं उनके पास से न्यूक्लियस इसलिए गायब हो जाता है ताकि मैक्सिमम स्पेस, मैक्सिमम जो इंटरनल स्पेस है वो अवेलेबल रहे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बिकॉज आपको सभी को पता है ना आरबीसीज का काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना विद इन द बॉडी, और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो सके उसके लिए क्या होगा, ये आरबीसीज यानी कि ये जो सेल्स हैं ये एक अडेप्टेशन अंडरगो करते हैं जिसमें वो अपने न्यूक्लियस को ही रिमूव कर देते हैं ताकि मैक्सिमम इंटरनल स्पेस अवेलेबल रहे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। हेंस अवर करेक्ट यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज ओनली द फोर्थ वन। बाकी सभी के सभी जो है ना दे आर ऑल रॉन्ग फीचर्स जो कि करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करते हैं वाई आरबीसीज आर ई न्यूक्लियड। हेंस अवर राइट आंसर मस्ट बी ऑप्शन ए, जहाँ बोला जा रहा है ओनली द फोर्थ स्टेटमेंट it would be the correct explanation for this fact. So the right answer is option A. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं towards problem 3. The question says chances of erythroblastosis fetalis occurring during second pregnancy when the baby is. तो बच्चों आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन में आपको सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे डेवलप होने वाला बेबी में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस नाम का जो RH इनकम्पैटिबिलिटी था ना, डिसऑर्डर था, वो देखने को मिल सकता है। मतलब RH इनकम्पैटिबिलिटी जिसका नाम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस है उसके होने के चांसेस सेकेंड प्रेगनेंसी में जो बेबी है उसके अंदर कब हो सकते हैं, जब बेबी RH पॉजिटिव हो और मदर RH नेगेटिव हो, या फिर बेबी RH नेगेटिव हो और मदर RH पॉजिटिव हो, या फिर बेबी RH नेगेटिव हो और मदर RH पॉजिटिव हो, या फिर ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग जो बेबी है वो RH नेगेटिव हो और मदर भी RH नेगेटिव हो। तो इनमें से कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें सेकेंड प्रेगनेंसी में डेवलप होने वाले बेबी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होने के चांसेस हैं। तो आप सभी को याद होगा बच्चों RH इनकम्पैटिबिलिटी है ना ये, तो RH इनकम्पैटिबिलिटी तभी अराइज करती है जब मदर की वूम में पलने वाला जो बेबी है उसकी जो ब्लड है उसमें RH फैक्टर प्रेजेंट हो और मदर के अंदर यानी कि मदर की जो ब्लड वाली कंडीशन है उसमें RH एंटीजन ही टोटली एब्सेंट है, राइट। तो इसका मतलब RH नेगेटिव कौन होगी यहाँ पर, मदर, बट इसकी वूम में डेवलप हो रहा ये जो बेबी है इट मस्ट बी RH पॉजिटिव। समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, देखो मैंने बताया था फर्स्ट प्रेगनेंसी तक तो कोई कॉम्प्लिकेशन अराइव करती नहीं है। द रीज़न बीइंग क्योंकि मदर और जो फीटल ब्लड है वो सेपरेटेड रहता है और उनके बीच में जो भी एक्सचेंज चलता है वो प्लेसेंटा के थ्रू चलता है। बट फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के दौरान क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड मिक्स कर जाता है मैटरनल ब्लड के साथ यानी कि मदर के ब्लड के साथ, और उस ब्लड में यानी कि उस फीटल ब्लड में क्या प्रेजेंट होंगे, आरबीसीज जिनके सरफेस पे RH एंटीजन है। तो मदर की बॉडी ना सबसे पहली बार एनकाउंटर करती है उस RH पॉजिटिव ब्लड को या फिर RH एंटीजन को। तो ऐसे में क्या होगा, मदर की बॉडी जब एक फॉरेन बॉडी को देखती है, RH एंटीजन को देखती है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है। तो अब सेकेंड टाइम अगर यही मदर जो है वो वापस से कंसीव करती है, तो अगर फिर से पलने वाला जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव है, तो इस बार क्या होगा, मदर के ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडीज फ्लोट कर रही थी फॉर दी RH एंटीजन। अब ये क्रॉस कर जाएंगी प्लेसेंटा को और फीटल ब्लड में प्रेजेंट जो भी RH एंटीजन हैं उन पे अटैक कर देंगी, उनको एग्लूटिनेट करेंगी, जिसकी वजह से जो आरबीसीज हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और कंडीशन अराइज करती है विच इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो यानी कि आरबीसीज जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस जैसी कंडीशन बेबी में देखने को मिलती है। इसीलिए इसको बुलाते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, बिकॉज यहाँ पर एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो ब्लास्ट यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और किसके होंगे, वो भी फीटस के, इसीलिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जब फीटस RH पॉजिटिव हो और मदर RH नेगेटिव हो। तो ये कंडीशन आपको मिलती है अगेन ऑप्शन ए में। हेंस अवर राइट आंसर मस्ट बी ऑप्शन ए इटसेल्फ। आई होप इस क्वेश्चन और इस कॉन्सेप्ट की आपको क्लैरिटी कंप्लीटली मिल गई होगी। तो चलो बच्चों, अब हमारे सामने है प्रॉब्लम नंबर 4। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग The enzyme complex which helps in the conversion of prothrombin into thrombin is। तो बच्चों आपको बताना है कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस के दौरान कन्वर्जन जो होता है प्रोथ्रोम्बिन का, प्रो बोले तो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म बताता है, राइट। तो यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन बोले तो थ्रोम्बिन का ही इनएक्टिव फॉर्म को यहाँ पर एक्टिव यानी कि थ्रोम्बिन में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवाने वाला एंजाइम कॉम्प्लेक्स कौन सा है। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए थ्रोम्बोकाइनेज, या फिर ऑप्शन बी फाइब्रोनोजन, या फिर ऑप्शन सी इम्यूनोग्लोब्यूलिन, या फिर ऑप्शन डी फाइब्रिन। तो बच्चों आप सभी को याद होगा ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है वो एक कैस्केड मैकेनिज्म है, जहां पर एक प्रोडक्ट जो बनता है एक रिएक्शन या कन्वर्जन के दौरान वो दूसरी वाली रिएक्शन को ट्रिगर करेगा, और इस तरीके से मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू क्लॉटिंग की प्रोसेस सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर्स की मदद से कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर आप सभी को याद होगा कि यहाँ पर जो सबसे पहला
क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होता है जो कि कन्वर्जन करवाता है प्रोथ्रोम्बिन का इनटू थ्रोम्बिन वुड बी थ्रोम्बोकाइनेज, राइट। तो थ्रोम्बोकाइनेज या फिर जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बुलाते हैं, वो एक तरीके का क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करवाएगा इनटू थ्रोम्बिन। तो रिमेंबर, इस कन्वर्जन को कैरी आउट करता है थ्रोम्बोकाइनेज, और थ्रोम्बोकाइनेज से बनने वाला ये जो थ्रोम्बिन है ये आगे जाके आगे की कैस्केड रिएक्शन यानी कि आगे की रिएक्शंस को कैरी आउट करवाता है। ये क्या करवाएगा आगे जाके? एग्जैक्टली ये जाके फाइब्रिनोजन नाम के अनदर क्लॉटिंग फैक्टर को उसके एक्टिव फॉर्म यानी कि फाइब्रिन में कन्वर्ट करवाएगा। सो होपफुली आपको याद आ गया होगा ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दैट मस्ट बी ऑप्शन ए, थ्रोम्बोकाइनेज। आई होप वो जो कॉन्सेप्ट हैं क्लॉटिंग के आपको क्लियरली याद होंगे, बिकॉज क्लॉटिंग मैकेनिज्म अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर ही एग्जामिनेशन में देखे गए हैं। तो प्लीज़ हमेशा प्रिपरेशन के दौरान इस टॉपिक को भी ध्यान से जरूर पढ़ना। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 5। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। द क्वेश्चन सेज इन केस ऑफ इमरजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन बी सेफली ट्रांसफ्यूज्ड। तो बच्चों अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए तो इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो इजीली और बहुत ही सेफली ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है किसी पेशेंट के अंदर। इमेजिन करो एक इमरजेंसी की कंडीशन है, कोई रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, एक रोड एक्सीडेंट में सपोज कोई पेशेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लीड कर चुका है, उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है और उसको इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। तो इनमें से कौन सा वो ब्लड ग्रुप है जो इस इमरजेंसी कंडीशन में ईजिली ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है या फिर डोनेट किया जा सकता है टू दैट पेशेंट, और हमें ये भी नहीं पता होगा कि उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप है कौन सा। तो ऐसे केस में सबसे सेफेस्ट जो ब्लड ग्रुप है जो कि ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है वो कौन सा है? ऑप्शन है ऑप्शन ए बी नेगेटिव, ऑप्शन बी ओ पॉजिटिव, ऑप्शन सी ए बी पॉजिटिव या फिर ऑप्शन डी ओ नेगेटिव। कम ऑन ट्राई टू टेल दिस बच्चों। बहुत ही सिंपल एंड लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पर ऐसे पेशेंट को जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाना है या फिर डोनेट किया जाना है वो तो यूनिवर्सल डोनर किया जा सकता है या कर सकता है कि नहीं? तो आप सभी ने पढ़ा है ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग में जो ओ ब्लड ग्रुप होता है दैट इज द यूनिवर्सल डोनर, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। द रीजन बीइंग क्योंकि उसके पास उसके आरबीसीज पे कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं है। तो ऐसे में अगर ये बिना एंटीजन वाला आरबीसी कंटेनिंग जो ब्लड है उसको अगर मैं किसी भी पेशेंट की बॉडी में डाल दूंगा तो उसकी बॉडी कोई भी नया फॉरेन मॉलिक्यूल या एंटीजन को डिटेक्ट नहीं करेगी जिसके अगेंस्ट पे अपनी किसी भी एंटीजन या कोई भी एंटीबॉडी के थ्रू उस पर अटैक नहीं कर पाएगी, मतलब ये सेफली ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाएगा। बट इमेजिन यहाँ पर भी दो कंडीशन डेवलप हो गई कि ब्लड पे जो ओ ब्लड ग्रुप है जो कि ब्लड दे सकता है, याद रखो ए बी नहीं हो सकता है, ए बी जो है वो ब्लड ले सकता है सभी से पर दे नहीं सकता। तो ऐसे में हमें इमरजेंसी कंडीशन में बोला जा रहा है कौन सा ब्लड जो है वो सेफली ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, मतलब डोनेट किया जा सकता है यहाँ पर। तो ओ की कंडीशन होगी। अब यहाँ ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव कंडीशन भी मेंशन है। ओ पॉजिटिव बोले तो यहाँ पर पॉजिटिव कंडीशन बता रहा है कि यहाँ पर RH फैक्टर जो है वो RH एंटीजन प्रेजेंट है ऑन दी आरबीसी सरफेस। वहीं पर ओ नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप में आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन भी एब्सेंट है। तो नॉर्मली आपको पता है ना, जब भी हम ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट ओ ब्लड ग्रुप, तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। आरबीसीज के सरफेस पे हमेशा पहली चीज तो कोई भी ए और बी एंटीजन नहीं मिलेगा, तभी ये ओ ब्लड ग्रुप है। बट इमेजिन करो यहां पर अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है, द रीसस एंटीजन, राइट, तो हम कहेंगे ये पर्सन RH पॉजिटिव है और ब्लड ग्रुप पे और ए और बी एंटीजन एब्सेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। बट इमेजिन ये वाली कंडीशन आरबीसी की जहां पर इसकी सरफेस में ना तो ए एंड बी एंटीजन प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये ओ ब्लड ग्रुप होगा और साथ ही साथ RH जो एंटीजन है वो भी एब्सेंट है, इसीलिए हम कहेंगे ये RH नेगेटिव पर्सन है, मतलब इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो O नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब इस टाइप के आरबीसीज में ना तो RH एंटीजन है ना ही A और B एंटीजन है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल नहीं है जो कि किसी भी पेशेंट की बॉडी में जाकर एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर पाए। इसका मतलब ये जो ब्लड ग्रुप है विच इज O नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ये सबसे सेफेस्ट ब्लड ग्रुप है टू बी ट्रांसफ्यूज्ड इन एनी इमरजेंसी केस टू एनी पेशेंट। सो हियर द राइट आंसर इन दिस केस मस्ट बी ऑप्शन डी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप की कंडीशन जब भी इमरजेंसी कंडीशन अराइज करती हैं यू मस्ट नो वेरी वेल जो सबसे सेफेस्ट ब्लड ग्रुप है टू बी ट्रांसफ्यूज्ड मस्ट बी O नेगेटिव। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 6। द क्वेश्चन सेज द हार्ट इन क्रोकोडाइल्स एंड मैमल्स हैव। तो भाई मैमल्स और क्रोकोडाइल्स यानी कि एक तरीके के रेप्टाइल्स में
मतलब क्रोकोडाइल्स एक टाइप ऑफ रेप्टाइल्स ही है ना, तो उनके केस में पाया जाने वाला जो हार्ट है वो इनमें से कौन सी कंडीशन को पोजेस करता है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, क्या इनके पास 2 चेंबर्स होते हैं, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल के साथ, या फिर इनके पास एक एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, या फिर 2 एट्रिया या 1 वेंट्रिकल्स होते हैं साथ में, या फिर 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल साथ में प्रेजेंट होते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस कंडीशन। क्रोकोडाइल्स अकेले रेप्टाइल्स के ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पर 3 चेंबर्ड हार्ट नहीं बल्कि 4 चेंबर्ड हार्ट्स मिलते हैं। तो रिमेंबर, क्रोकोडाइल्स एंड मैमल्स बोथ हैव 4 चेंबर्ड हार्ट। ठीक है, और दोनों के केस में आपको मिलेंगे 2 अपर चेंबर्स कॉल्ड एट्रिया और 2 लोअर चेंबर्स कॉल्ड वेंट्रिकल, जिनको हम अभी बनाकर भी दिखा देते हैं। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, राइट। तो रिमेंबर, यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं एक 4 चेंबर्ड हार्ट को, सो इस तरीके से यू विल फाइंड द कंडीशन। सो आपको यहां पर जो ऊपर वाले अपर 2 चेंबर्स मिल रहे हैं ना, इनको हम बुलाते हैं दी एट्रिया। क्या बुलाएंगे इनको हम? एट्रिया। दीज आर 2 एट्रिया, द लेफ्ट एंड द राइट वन। और यहां पर ये हैं द वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ये 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स मिलकर बनाते हैं एक 4 चेंबर्ड हार्ट, जो कि आपको क्रोकोडाइल्स और मैमल्स के केस में देखने को मिलता है। एंड हेंस अवर राइट आंसर इन दिस केस मस्ट बी ऑप्शन डी, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियरली याद आ गया होगा। हमने पढ़ा था ना टॉपिक सर्कुलेटरी पाथवेज, जिसमें हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 7। द क्वेश्चन सेज, डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। द फर्स्ट हार्ट साउंड और द साउंड इज हर्ड व्हेन। तो बच्चों, आपको बताना है कि नॉर्मली क्या होता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप पहन के हमारे हार्ट बीट या फिर कार्डियक साइकिल के दौरान बनने वाली जो भी साउंड्स हैं उनको हियर करते हैं, सुनते हैं। तो जो पहला हार्ट साउंड है वो आखिरकार इनमें से किस कंडीशन की वजह से डेवलप होता है? जब एवी वाल्व्स ओपन होते हैं, क्या उस वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है, या फिर सेमीलूनर वाल्व्स क्लोज होने की वजह से, या एवी वाल्व्स के क्लोज होने की वजह से, या फिर सेमीलूनर वाल्व्स के ओपन होने की वजह से? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो है कौन सा? उसे हम बुलाते हैं लब, और सेकेंड हार्ट साउंड कहलाता है द डप। बट यहां पर लब की अगर बात करें, ठीक है, लब, तो ये जो लब है ये आपको सुनाई तब देता है जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो एवी वाल्व्स हैं, एवी वाल्व्स यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, ऐसे वाल्व जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पे प्रेजेंट है, उनकी क्लोजिंग जब होती है तब सुनाई देता है आपको फर्स्ट हार्ट साउंड विच इज लब। सो रिमेंबर, अगर मैं इसको ऐसे दिखाने की कोशिश करूं कि आपके सपोज वेंट्रिकल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो वेंट्रिकुलर यहां पर कॉन्ट्रैक्शन अकर कर रहा है, मतलब देखो वेंट्रिकल्स अंडरगो कर रहे हैं अब कॉन्ट्रैक्शन। इस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आप देखोगे ये जो वाल्व्स है ना, ये वाल्व्स वो इस तरीके से क्लोज कर जाएंगे ड्यू टू द प्रेशर। इससे क्या होगा, जो ब्लड यहाँ वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट था वो एट्रियम में वापस से बैक फ्लो नहीं करेगा, है ना। तो ये जो वाल्व्स हैं एवी वाल्व्स, इनके सेपरेट नेम्स भी हैं। वो एवी वाल्व जो लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है उसे हम बुलाते हैं द बायकस्पिड वाल्व, और वो एवी वाल्व जो कि राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है उसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व बुलाते हैं। टुगेदर ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड फॉर्म करते हैं एवी वाल्व्स, जिनकी क्लोजिंग की वजह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आपको सुनाई देता है द फर्स्ट हार्ट साउंड विच इज द लब। इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा इन दिस केस मस्ट बी ऑप्शन सी। So I hope this entire concept also must be very clear to all of you. तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं towards problem 8. The question says the time duration of the cardiac cycle during which atria of the human heart are in the relaxed state is. तो बच्चों, उस टाइम ड्यूरेशन को बताना है कार्डियक साइकिल के, जितने समय तक आपके जो एट्रिया हैं द अपर 2 चेंबर्स वो रिलैक्स स्टेट में रहते हैं ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 0.1 सेकेंड्स, ऑप्शन बी 0.3 सेकेंड्स, या फिर ऑप्शन सी 0.4, या फिर ऑप्शन डी 0.7 सेकेंड्स। तो कम ऑन, इसका आंसर ट्राई टू रिकॉल। देखो, इसके लिए हम ना कार्डियक साइकिल को का जो रिप्रेजेंटेशन है एक पाई चार्ट के फॉर्म में उसको दिखा देते हैं। तो इमेजिन करते हैं, आपको पता है हमारी जो कार्डियक साइकिल है उसकी टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है, इट इज़ ऑफ 0.8 सेकेंड्स, राइट। और इस 0.8 सेकेंड की साइकिल में जो आधा टाइम होता है ना, उसमें आपके
सारे के सारे जो चेम्बर्स हैं वो रिलैक्स स्टेट में रहेंगे, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो हैं वो दोनों के दोनों यहाँ पर रिलैक्स रहेंगे फॉर 0.4 सेकेंड्स, राइट। और ये वाला जो स्टेट है इसको हम क्या बुलाते हैं, कम ऑन, दिस इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल, राइट। और यहां पर अगर आधे की बात करूं तो देखो यहां पर सिर्फ ये जो 0.1 सेकेंड है, इतने से समय के लिए आपके एट्रिया अंडरगो करते हैं कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम बुलाते हैं द एट्रियल सिस्टोल। वहीं पर जो 0.3 सेकेंड यहां पर बचे, उतने समय में आपके वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको हम बुलाएंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने बोला हमें पता करना है कि एट्रिया कितने समय तक रिलैक्स्ड है। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एट्रियल सिस्टोल के दौरान कर रहा है, यानी कि 0.1 सेकेंड तक। मतलब बाकी का जितना भी समय है, यानी कि यहां से लेकर और अगले एट्रियल सिस्टोल तक का समय, इसमें आपके एट्रिया रिलैक्स कंडीशन में रहेंगे, यानी कि इस पूरे ड्यूरेशन में एट्रिया आर रिलैक्स्ड। और ये ड्यूरेशन कितना है, 0.3 सेकेंड जो कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल का था, और 0.4 सेकेंड जॉइंट डायस्टोल का। मतलब टोटल जो ड्यूरेशन मिल रहा है दैट इज 0.3 सेकेंड्स प्लस 0.4 सेकेंड्स विच मेक्स इट टू 0.7। हेंस पूरे 0.7 सेकेंड्स तक आपके एट्रिया जो हैं वो रिलैक्स्ड रहेंगे ड्यूरिंग दी एंटायर कार्डियक साइकिल। इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 0.7। आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट भी क्लैरिफाइड हो चुका होगा। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 9। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे फॉर द प्रोपगेशन ऑफ कार्डियक इंपल्स। तो कार्डियक इंपल्स यानी कि वो जो सिग्नल है कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ताकि आपका हार्ट पंप कर सके, जब वो मूव करता है वेरियस कार्डियक मसल्स के थ्रू, तो किस पाथवे को फॉलो करता है, उसका करेक्ट सीक्वेंस आपको पहचानना है। यानी कि आपको कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट था ना, उसके वेरियस कंपोनेंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं कॉन्सेप्ट अराउंड वीडियो में, उसके करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथवे को पहचानना है, ठीक है। ऑप्शंस हैं एफए नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर्स, या फिर एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से एसए नोड और फिर पुरकिंजे फाइबर्स, या फिर एसए नोड से पुरकिंजे फाइबर से एवी नोड और फिर बंडल ऑफ हिस, या पुरकिंजे फाइबर से एवी नोड से एसए नोड और फिर बंडल ऑफ हिस। कम ऑन, इसके लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है और आप सभी को याद भी होना चाहिए। अगर आपको वो डायग्राम भी क्लियरली याद आता है तो भी आप इसको बना सकते हो या फिर रिवाइज कर सकते हो। तो देखो मैंने ये चीज़ आपको कई बार ही बताई हुई है, राइट। सो इमेजिन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, हमने यहाँ पर अपना हार्ट जो है वो बना रखा है, ठीक है। अब देखो इस तरीके से समझो, आपको पता है जो इनिशिएशन होता है कार्डियक इंपल्स का वो एक स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू में होता है, जो कि सुपीरियर वेना केवा के नीचे राइट एट्रियम में यहाँ प्रेजेंट होगा, जिसे हम बुलाते हैं एसए नोड। तो ये क्या है, द एसए नोड। अब यहाँ से जो इंपल्स जनरेट हुई है कार्डियक इंपल्स, वो मूव करके जाएगी टुवर्ड्स द वन जो कि यहाँ पर एट्रियो वेंट्रिकुलर जंक्शन पे प्रेजेंट है ऑन द राइट एट्रियम इटसेल्फ, जिसे हम एवी नोड बुलाएंगे। तो देखो यहाँ से इंपल्स जो है वो सेवरल फाइबर्स के थ्रू मूव करेगी और पहुंचेगी एवी नोड पे, राइट। अब एवी नोड से ये आगे मूव करेगी थ्रू अ बंडल ऑफ हिस, जो कि अगेन 2 ब्रांच में डिवाइड कर जाएगा और जाकर पूरे हार्ट के मस्कुलेचर में सेवरल शॉर्ट फाइबर्स के थ्रू ब्रांचिंग करेगा इस तरीके से, यू सी, जैसे हम क्या बुलाते हैं, द पुरकिंजे फाइबर्स। तो यहाँ क्या दिखा आपको, ये बंडल ऑफ हिस, और यहाँ पर ये जो फाइबर्स आखिरी में पूरे के पूरे हार्ट के या वेंट्रिकल के मस्कुलेचर तक प्रेजेंट हैं, उनको हम बुलाएंगे द पुरकिंजे फाइबर्स। तो मूवमेंट कैसे हुआ, एसए नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस से फाइनली पुरकिंजे फाइबर्स। और ये करेक्ट सीक्वेंस आपको कहाँ मिल रहा है, कम ऑन ट्राई टू फाइंड इट आउट। तो ये आपको मिल रहा है एसए नोड से एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर्स इन द ऑप्शन ए इटसेल्फ। इसीलिए जो हमारा राइट आंसर होगा इन दिस केस मस्ट बी डेफिनेटली ऑप्शन ए। सो आई होप कंडक्टिंग सिस्टम या फिर जो हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम है उसके कॉन्सेप्ट्स भी आपने यहाँ पर रिकॉल कर पाए होंगे। तो अगर नीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट्स का बार बार रिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन के दौरान भी मैं आपको वो चीज़ें रिकॉल करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों अब हमारे सामने है प्रॉब्लम नंबर 10। द क्वेश्चन सेज व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 4.9 लीटर्स
एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml। तो देखो बच्चों, आपको बताना है हार्ट रेट क्या होगा एक पर्सन का अगर उसका जो कार्डियक आउटपुट है वो है 4.9 लीटर्स। ठीक है, मतलब 1 मिनट में वो 4.9 लीटर ऑफ ब्लड को अपने वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो है वो पंप आउट कर रहा है फ्रॉम द हार्ट। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 ml, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ ml जो है वो एक वेंट्रिकल इजेक्ट कर रहा है बाहर फ्रॉम द वेंट्रिकल, दैट इज 70 ml एट अ टाइम। तो आपको बताना है कि भाई कितना हार्ट रेट होगा। ऑप्शंस है 70 बीट्स पर मिनट, 75 बीट्स या फिर 100 बीट्स या फिर 125 बीट्स पर मिनट। अब इसको कैलकुलेट करने के सिंपल फॉर्मूला लगाओ कार्डियक आउटपुट का, एंड द फॉर्मूला जो आप सभी को याद होगा, सो कार्डियक आउटपुट का सिंपल फॉर्मूला होता है हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ये सिंपल फॉर्मूला है। कार्डियक आउटपुट की वैल्यू कितनी है 4.9 लीटर्स और स्ट्रोक वॉल्यूम हमें ऑलरेडी दे रखा है 70 ml। तो पहली चीज़ तो इनको हम सेम यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें, 4.9 लीटर्स हो जाएगा 4900 मिलीलीटर्स। हार्ट रेट हमें फाइंड करना ही है, उसको तो हम फाइंड ही करेंगे, और स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 मिलीलीटर्स। बस सिंपली हार्ट रेट को सब्जेक्ट बना दो और यहाँ पर 4900 को डिवाइड कर दो बाय 70, दोनों ही ml में है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर 0 से 0 कटा, 7 7 49 और ये हो गया 70। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 70 बीट्स पर मिनट। इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी 70 बीट्स पर मिनट। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। इसी के साथ कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया आपके कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम का भी। तो चलिए बच्चों, अब हमारे सामने है प्रॉब्लम 11। लेट अस ट्राई टू सी व्हाट डज दिस क्वेश्चन से। ये कह रहा है कि भाई अ रिड्यूस्ड टी वेव इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी इंडिकेट्स व्हाट। भाई अगर एक स्टैंडर्ड ईसीजी में आपको टी वेव का साइज रिड्यूस्ड नजर आए तो वो इनमें से कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करता है? ए हाइपरकेलेमिया को, बी कोरोनरी इस्कीमिया को, सी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को, या फिर डी एनलार्ज्ड वेंट्रिकल्स को। सो बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट आप सभी को याद होना चाहिए। वैसे तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं आपको एक स्टैंडर्ड ईसीजी ड्रॉ करके दिखाऊं जो कि आप सभी को याद भी होगी, कुछ ऐसा खास है भी नहीं। सो यहाँ पर एक पी वेव मिलेगी, फिर आपको ऐसा ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा और फिर उसके बाद एक टी वेव मिलेगी, राइट। अब देखो यहाँ पर ये है पी क्यू आर एस टी। अगर ये टी वेव का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस होके सपोज थोड़ा छोटा हो जाए, तो ये जो रिडक्शन हुआ है टी वेव के साइज का, दैट इंडिकेट्स व्हाट। और आप सभी को याद होगा, मैंने इसके बारे में बताया था, हमने इंटरप्रिटेशन करना सीखा था कि अगर वेव्स के साइजेस में डिफरेंस आता है तो वो क्या क्या इंडिकेशन हो सकता है। तो जब भी टी वेव अपने नेचुरल साइज से कम होती है, जो कि क्या इंडिकेट करती है, रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, राइट। तो अगर ये अपने साइज से कम हो जाए तो वो बता रहा है कोरोनरी इस्कीमिया की कंडीशन, मतलब रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई की कंडीशन इन दी कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज क्या करती हैं? ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट मसल्स को, और हार्ट मसल्स तक अगर ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाएगी, और इस ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो को हम बुलाते हैं इस्कीमिया, और ये कोरोनरी इस्कीमिया की कंडीशन है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पर होगा कोरोनरी इस्कीमिया, रिमेंबर। और अगर ये अननेचुरली बड़ी हो जाए, यानी कि टी वेव का साइज सपोजिटली रिड्यूस होने के बजाय एलिवेट कर जाए, बड़ा हो जाए, तो वो रिप्रेजेंट करता है हाइपरकेलेमिया। मतलब हाइपर बोले तो एक्सटेंडेड अमाउंट में या फिर ज़्यादा अमाउंट में, केलीमिया वर्ड आता है फॉर द पोटेशियम लेवल्स इन द ब्लड, ठीक है। तो ज़्यादा पोटेशियम लेवल्स होगा तो टी वेव बड़ी आएगी, राइट। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो नहीं सकता है, राइट, जो कि टिश्यू डेथ या फिर हार्ट अटैक को बताता है, और यहाँ पर एनलार्ज वेंट्रिकल्स की कंडीशन भी नहीं हो सकती है। सो द राइट आंसर हियर मस्ट बी ऑप्शन बी, कोरोनरी इस्कीमिया। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, अब हमारे सामने है प्रॉब्लम 12। लेट अस ट्राई टू सी द क्वेश्चन। अ पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल डोनर बिकॉज ऑफ। अब आपको बताना है कि भाई एक पर्सन जिसके पास ब्लड ग्रुप ओ है उसको हम यूनिवर्सल डोनर क्यों बुलाते हैं। सच एन ईजी क्वेश्चन। इसका जवाब तो मेरे से पहले आपको बता देना है मुझे। कम ऑन, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ राइट आंसर क्या है मुझसे पहले। सो द क्वेश्चन इज एब्सेंस ऑफ एंटीजन्स ए एंड बी ऑन द सर्फेस और आरबीसीज की वजह से, या फिर एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी इन प्लाज्मा, या फिर प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी ऑन द आरबीसीज, या एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी इन द प्लाज्मा। तो यू नो वेरी वेल, यहाँ पर किसी भी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो डिटर्मिन होता है
एंटीजन की प्रेजेंस पे ऑन दी आरबीसीज। तो अगर आरबीसीज जो हैं उनके ऊपर कोई भी एंटीजन ए और बी नहीं प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप कैसा हुआ? ओ ब्लड ग्रुप। तो दिस इज द परफेक्ट आंसर, राइट। बाकी सभी कंडीशन रॉन्ग है। देखो एंटीजन का प्रेजेंस जो है वो प्लाज्मा में नहीं हो सकता है, राइट, और या फिर एंटीबॉडीज का जो प्रेजेंस है वो आरबीसीज पे नहीं हो सकता है, और एंटीबॉडीज अगर ए एंड बी एब्सेंट हैं तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप होना चाहिए कौन सा? ए बी, नॉट ओ, राइट। तो इसका मतलब यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इटसेल्फ। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 13। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बच्चों यहां पर आपको कुछ कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, बताओ इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। सो ए में बोला जा रहा है सीरम इज इक्वल्स टू ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन, विच इज टोटली रॉन्ग बच्चों। सीरम क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा माइनस द क्लॉटिंग फैक्टर्स जिसमें फाइब्रिनोजन आता है। सो रिमेंबर सीरम की अगर बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, लिम्फ की बात की जा रही है। लिम्फ इज इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस आरबीसीज प्लस डब्ल्यूबीसीज, विच इज रॉन्ग बच्चों, बिकॉज आरबीसीज जो हैं वो लिम्फ फॉर्मेशन के दौरान बाहर नहीं आ पाते हैं फ्रॉम द कैपिलरीज। इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, राइट। फिर अगर बात करूं सी की, देखो ब्लड में प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं, विच इज ट्रू। आपको पता है ना ब्लड जो है वो दो कॉम्पोनेंट से मिलकर बना है, 55% प्लाज्मा, राइट, और रिमेनिंग 45% ब्लड कॉर्पसेल्स जिनमें रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स तीनों आते हैं। इसका मतलब हमारा सबसे करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑप्शन सी ही होगा। वहीं पर देखते हैं डी वाले को, विच इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है भाई? ब्लड माइनस लिम्फोसाइट्स, टोटली रॉन्ग। प्लाज्मा होगा ब्लड माइनस ऑब्वियसली सारे के सारे जो ब्लड कॉर्पसेल्स हैं जिनमें सिर्फ लिम्फोसाइट्स नहीं आएंगे, इनमें सारे के सारे ल्यूकोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और एग्जैक्टली द प्लेटलेट्स वुड कम, उन सभी को हमें माइनस करना पड़ेगा तब जाके बनेगा प्लाज्मा। इसीलिए ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो भी रॉन्ग है, और सो हमारा जो राइट आंसर होगा इन दिस केस मस्ट बी ऑप्शन सी, विच इज ब्लड इज इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड द थ्रोम्बोसाइट्स ऑफ द प्लेटलेट्स। फाइन। तो कब ऑन बच्चों, अब है मेरे स्क्रीन पर बहुत इजी क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्रॉब्लम नंबर 14। इसका जवाब मुझसे पहले कमेंट सेक्शन में देकर बताओ। इफ ब्लड प्रेशर इन अ पेशेंट रीड्स 140 सिस्टोल एंड 90 डायस्टोल, मतलब 140/90 अगर बता रहा है, द कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट? ऑप्शन है ऑप्शन ए इस्कीमिया, ऑप्शन बी हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन या फिर ऑप्शन डी नॉर्मल। कम ऑन, तो आपको पता होगा ना, अगर एक नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर देखा जाए इट शुड बी 120/80, मतलब 120 सिस्टोल और 80 डायस्टोल। बट अगर ये बढ़कर 140/90 हो जाए इट इंडिकेट्स हाइपरटेंशन। तो इसका मतलब यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई? हाइपरटेंशन, ओके, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। तो इसका मतलब यहां पर ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। उससे पहले आई होप आप सभी आंसर कर चुके होंगे। वेरी वेल डन, कीप इट अप बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव इज प्रॉब्लम 15। क्वेश्चन सेज रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्टेरॉल एंड फाइब्रस टिश्यूज इन द आर्टरीज मेकिंग इट्स लुमेन नैरोअर इज कॉल्ड। तो बच्चों आर्टरीज का नैरो हो जाना क्योंकि उसके अंदर जाकर डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू जैसे सब्सटेंसेस का, जिसकी वजह से हार्ट तक पहुंचने वाला जो ब्लड सप्लाई है जो कोरोनरी आर्टरीज लेकर जाती हैं वो कम हो जाए। इस कंडीशन को हम क्या बुलाएंगे? ऑप्शंस हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी एंजाइना या फिर ऑप्शन डी हार्ट फेलियर। एंड इसका जवाब आप सभी को पता होना चाहिए। द राइट आंसर मस्ट बी एग्जैक्टली एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसको कि हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बुलाते हैं, सबसे कॉमन कंडीशन, राइट। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दैट इज कैट। तो इसका दूसरा नाम भी एथेरोस्क्लेरोसिस है, जिसमें क्या होता है एग्जैक्टली यू नो ह्यूमन हार्ट को उनकी जो मसल्स हैं उनको भी फंक्शनिंग करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, जो कि ब्लड सप्लाई करेगा। और ब्लड कहाँ फ्लो करेगा? हार्ट मसल्स के अराउंड इन दी कोरोनरी आर्टरीज। तो कोरोनरी आर्टरीज में अगर उन आर्टरीज का लूमेन जो अंदर की स्पेस है वो नैरो हो जाए, कैसे नैरो हो सकती है? इन सब्सटेंसेस के डिपोजिशन की वजह से, जिसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू इस टाइप के, या फिर कैल्शियम, इन सब का डिपोजिशन होने की वजह से अगर वो हिस्सा जम जाएगा ना तो आप कह सकते हो वहाँ पे ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाते हैं, और इस वजह से ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में सप्लाई नहीं होगा हार्ट मसल्स को। ब्लड नहीं सप्लाई होगा तो उसके अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन भी सफिशिएंट अमाउंट में सप्लाई नहीं हो पाएगी, और इस वजह से आपको कंडीशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि
कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखने को मिलेगी, जो कि कॉज है फॉर सेवरल अदर चेंजेस, या फिर जैसे एंजाइना पेक्टोरिस जैसे पेन के लिए, इवन हार्ट अटैक के लिए भी, ठीक है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो चुके होंगे, एंड विद दिस वी एंड अप विद द प्रॉब्लम नंबर 15 ऑल्सो। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 16। द क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स विच कैन बी जनरेटेड बाय साइनोएट्रियल नोड इज। तो भाई बच्चों आपको पता है हमारे जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है हार्ट का, जैसे साइनोएट्रियल नोड जिसका एक कंपोनेंट है, वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट कर सकता है, मतलब कार्डियक इम्पल्स को जनरेट कर सकता है, उतनी ज़्यादा एक्साइटेशंस कॉज कर सकता है, राइट, जितनी बार आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे, राइट। सो कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल साइनोएट्रियल नोड जनरेट कर सकता है? कम ऑन, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है 100 से 105 नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट, या फिर 90 to 95 पर मिनट, या फिर 70 से 75 पर मिनट, या फिर 50 to 55 एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट। और आप सभी को पता है यही एक्शन पोटेंशियल एक्चुअली हार्ट बीट्स को जनरेट करते हैं, हार्ट रेट को डिटर्मिन करते हैं। सो अब आप सभी को हिंट मिल चुका है, द राइट आंसर मस्ट बी डेफिनेटली ऑप्शन सी, 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट, जिसके मतलब 70 से 75 ही हार्ट बीट्स जो हैं वो जनरेट होंगी 1 मिनट के अंदर, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो हार्ट रेट होगा वो कैसा होगा, 70 से 75 हार्ट बीट्स पर मिनट, या फिर जिसको हम एवरेज कर लें अगर, तो 70 से 75 के बीच में इट वुड बी 72 टाइम्स पर मिनट, राइट। तो ये हमारा हार्ट रेट भी बना लेता है। तो जितनी एक्साइटेशंस होंगी, जितनी फ्रीक्वेंट एक्साइटेशंस होंगी, उतनी ज़्यादा आपको पता है कि यहाँ पर हार्ट बीट्स जो हैं वो फॉर्म होंगी इन दी कार्डियक साइकिल। सो विद दिस वी नो द राइट आंसर इन दिस केस मस्ट बी डेफिनेटली ऑप्शन सी। तो बच्चों अब हमारे सामने है प्रॉब्लम 17, जो कि मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करते हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों यहाँ पर कॉलम 1 में दिए हुए आइटम्स को आपको करेक्टली मैच करना है उनके करेक्ट पेयर से इन दी कॉलम 2। तो चलो यहाँ पर बिगिन कर लेते हैं कॉलम 1 के फर्स्ट आइटम के साथ, विच इज एल्ब्यूमिन्स। याद है आप सभी को, ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि पाए जाते हैं इन दी ब्लड प्लाज्मा। सो एल्ब्यूमिन्स, इवन ग्लोब्यूलेंस भी। तो एल्ब्यूमिन्स का काम क्या होता था बच्चों, ये बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता था, यानी कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन करता है इन द बॉडी, राइट। तो यहाँ पर ए थर्ड से मैच करेगा। देखो ए थर्ड से कहाँ मैच कर रहा है, ओनली ऑप्शन ए बच्चों, बाकी के सारे ऑप्शंस में नहीं कर रहा है, इसका मतलब बाकी के ऑप्शंस रॉन्ग है। हमारा राइट आंसर इन दिस केस मस्ट बी डेफिनेटली ऑप्शन ए। फटाफट से वेरीफाई भी करते हैं। चलो ग्लोब्यूलेंस की बात करते हैं। ग्लोब्यूलेंस, इनका एक एग्जाम्पल इम्यूनोग्लोब्यूलेंस, जिनमें सारी एंटीबॉडीज जिन्हें हम बुलाते हैं, राइट। तो उनका काम क्या होता है कि डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं या फिर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो इसका मतलब ग्लोब्यूलेंस जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे, वेरी वेल। फिर उसके बाद मतलब बी यहाँ पर 4 से मैच कर रहा है, करेक्ट है। फिर आते हैं न्यूट्रोफिल्स जैसे ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स, जिनका काम आप सभी को पता है, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं जर्म सेल्स का, मतलब ये एनगल्फ कर लेते हैं जर्म पार्टिकल्स को या पैथोजेंस को, और इस तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिजीजेस। फिर उसके बाद आते हैं, तो इसका देखो यहाँ पर ये सेकंड से मैच हो गया। फिर आते हैं बेसोफिल्स, और बेसोफिल्स आप सभी जानते हो ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स या रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं बाय सिक्रीटिंग सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, इस तरीके की जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करने वाले केमिकल्स हैं, उनका प्रोडक्शन करके ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। सो हेंस आवर राइट आंसर इन दिस केस मस्ट बी डेफिनेटली ऑप्शन ए, जो कि बहुत ईजी था टू फाइंड आउट, राइट। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों अब हमारे सामने है प्रॉब्लम 18। इट सेज व्हिच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। इनएक्टिव फाइब्रिनोजन जो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, उसका उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना कौन सा एंजाइम कैरी आउट कराता है? ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी एपिनेफ्रिन, या फिर ऑप्शन डी थ्रोम्बोकाइनेज। और ये तो बहुत ही इजी है बच्चों, इसका एक पार्ट तो हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन पे कर चुके हैं। इसका राइट आंसर होना चाहिए थ्रोम्बिन, राइट। तो आप सभी को याद होगा, मैंने बताया था कि हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट होता है इनटू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये जो थ्रोम्बिन यहां पर बना, ये जाके कन्वर्जन करवाता है फाइब्रिनोजन नाम के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को उसके एक्टिव फॉर्म में, विच इज फाइब्रिन। याद है ना, मैंने बताया था हमेशा जब भी कोई वर्ड ओजन में एंड करता है, इसका मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में है, और ओजन वर्ड हट जाएगा इसके आगे से, तो इसका मतलब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो कन्वर्जन है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में, इट इज बीइंग कैरीड आउट बाय द थ्रोम्बिन एंजाइम। इसका मतलब राइट आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन ए, थ्रोम्बिन इटसेल्फ। तो चलो बच्चों अब हमारे सामने है प्रॉब्लम नंबर 19।
द क्वेश्चन इज द डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग विच प्रोटेक्ट्स द हार्ट इज कॉल्ड। भाई एक डबल वॉल मेम्ब्रेन से बना हुआ बैग जो है, जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देता है, उसका हम क्या बुलाते हैं? ऑप्शन ए पेरीमीट्रियम, ऑप्शन बी पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी प्लूरा, या फिर ऑप्शन डी मायोकार्डियल कैप्सूल। कम ऑन, ये तो बड़ा इजी सवाल है बच्चों। तो आप सभी को बताया हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं या फिर जो वॉल है उनको प्रोटेक्शन देती है एक मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेनस बैग जो कि डबल वॉल्ड होगा, कुछ इस तरीके से। देखो तो यहाँ पर ये जो बैग दिखाया जा रहा है ना, जो कि डबल वॉल्ड है, मतलब इसमें आपको इसकी 2 लेयर्स देखने को मिलेंगी, राइट। तो ये जो डबल वॉल्ड बैग है इसे हम बुलाते हैं पेरिकार्डियम, राइट। और इस पोर्शन को अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो इमेजिन करो, यहाँ पर ये अगर आपकी हार्ट वॉल है, यहाँ पर ये इनर लेयर है या आउटर लेयर है आपके इस मेम्ब्रेन की, तो यहाँ इस 2 लेयर्स के बीच में आपको एक फ्लूइड फील्ड नजर आएगा, और ये जो फ्लूइड यहाँ फील्ड होता है इसे हम बुलाते हैं द पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। सो विद दिस वी गेट टू नो द राइट आंसर इन दिस केस मस्ट बी डेफिनेटली ऑप्शन बी, पेरिकार्डियम। पेरी मीन्स अराउंड, कार्डियम मतलब हार्ट, तो हार्ट के अराउंड पाया जाने वाला मेम्ब्रेनस बैग वुड बी पेरिकार्डियम। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो बच्चों इसी के साथ हम पहुंच गए हैं टुवर्ड्स द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज सेशन विच इज प्रॉब्लम 20। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इट इज सेइंग गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड। पहली स्टेटमेंट में बोला जा रहा है भाई हेपेटिक पोर्टल सिस्टम is a vascular connection between digestive tract and liver, और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि hepatic portal vein carries blood from the kidneys to the liver before it is delivered to the systemic circulation। देखो बच्चों, स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एक ऐसा वैस्कुलर कनेक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन है जो कि कनेक्ट करता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लीवर के साथ, विच इज़ वेरी ट्रू, करेक्ट स्टेटमेंट है ना, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज द ब्लड फ्रॉम द किडनीज टू द लीवर। क्या हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो अपना ब्लड किडनीज से कलेक्ट करके लीवर में जाकर लेके जाती है, ताकि उसमें लीवर में मॉनिटर होने के बाद वो हमारे बॉडी की सर्कुलेशन यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में रिलीज कर दिया जाए? जी नहीं, एक्चुअली वो ब्लड को कलेक्ट किडनी से नहीं करती है, इट कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम दी, सिंस यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लिखा है ना, और मोर स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट, ये हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड को कलेक्ट करके लीवर में लेकर जाती है, और वहां पर उस ब्लड को मॉनिटर करने के बाद ही उसको रिलीज किया जाता है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो मतलब हमारी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और सेकंड रॉन्ग, तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए बच्चों? कम ऑन, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट दी सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली ऑप्शन ए। तो बी प्रिपेयर फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज सॉल्विंग सच क्वेश्चंस इज ऑल अबाउट प्रिसिजन। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होते हैं हमारे मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और आई होप इस सेशन में हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे आसानी से बन पाए होंगे, और सभी के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और देखते रहिए नीट पीजी सीरीज। और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।